बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाय विद मुसम्मिर। स्टूडेंट्स, आज जिस सेल ऑर्गेनल को हम डिस्कस करेंगे दैट सेल ऑर्गेनल इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा देखिए स्टूडेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एन इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क ऑफ सिस्टर्नी, यानी ये सिस्टर्नी का एक इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क है। और ये जो नेटवर्क होता है इसके बारे में ये है कि जी विच इज जनरली एक्सटेंडेड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी ये जो नेटवर्क है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड करता है। और इस नेटवर्क के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा देखिए स्टूडेंट, यहाँ ये कहा गया है कि दिस वन इज अ नेटवर्क, ये एक नेटवर्क है। और किस चीज का नेटवर्क है? ये नेटवर्क है बेसिकली इंटरकनेक्टिंग सिस्टर्नीज का, यानी जो सिस्टर्नी है वो आपस में इंटरकनेक्ट होके और एक नेटवर्क बना रही हैं। अब ये सिस्टर्नी जो है ये क्या है? देखिए स्टूडेंट, जो सिस्टर्नी है इनके बारे में याद रखिएगा कि सिस्टर्नी असल में अलोंगेटेड क्लोज्ड सैक्स हैं। अब देखिए स्टूडेंट, आप सैक से फेमिलियर हैं, वैसे हम किसी थैले के लिए सैक का वर्ड यूज करते हैं। कोई भी सफेरिकल स्ट्रक्चर है जो अंदर से एम्प्टी हो, खाली हो, तो उसको हम सैक कह सकते हैं। तो ये भी अगर आप देखें तो ये अलोंगेटेड क्लोज्ड सैक्स हैं, यानी ये मेम्ब्रेन के बने हुए सैक्स हैं। और ये जो सैक्स हैं ये असल में अलोंगेटेड हैं और क्लोज्ड हैं। क्लोज्ड का मतलब ये है कि इनकी कोई ओपनिंग जो है वो नहीं होगी। तो इन अलोंगेटेड क्लोज्ड सैक्स के लिए हम सिस्टर्नी का वर्ड जो है वो यूज करते हैं। देखिए अब स्टूडेंट, अगर आप एक सिस्टर्ना जो है उसके स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें बाहर वाली साइड पे आपको जो है वो मेम्ब्रेन मिलेगी। और ये मेम्ब्रेन जो है ये वही मेम्ब्रेन है और इसकी कंपोजिशन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही होती है, यानी फास्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स मिलके ये मेम्ब्रेन बनाते हैं। और इसके अंदर वाली साइड पे जो है ना ये स्पेस है और इस स्पेस को हम कहते हैं ल्यूमेन, या फिर हम इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं सिस्टर्नल स्पेस। सिस्टर्नल स्पेस कह सकते हैं या फिर हम इसको ल्यूमेन का नाम दे सकते हैं, जिसमें कुछ प्रोटीन्स वगैरह जो है इस ल्यूमेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब होता ये स्टूडेंट्स के ये जो सिस्टर्नी है ये आपस में इंटर कनेक्ट हो जाएंगी। और जब ये आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती हैं तो इंटरकनेक्ट होने के बाद दे विल फॉर्म अ नेटवर्क, ये एक नेटवर्क बनाएंगी। और वो जो नेटवर्क है उस नेटवर्क को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। अब ये देखिए स्टूडेंट, उस नेटवर्क के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक्सटेंड कर रहा है फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियस है और इसके साथ से ही ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो नेटवर्क है वो एक्सटेंड कर रहा है और ये यहां से एक्सटेंड करते हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक चला जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम प्रेजेंस देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये प्रेजेंट होते हैं इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, यानी ये आपको यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेंगे, बट दीज आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। उसकी मेन रीजन ये है क्योंकि ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स हैं और मेम्ब्रेन बॉन्डेड कोई ऑर्गेनल जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। अच्छा जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप्स क्या है? तो टाइप्स देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, और इनको हम ER से एब्रीवेट कर सकते हैं। तो भी यहां देखते हैं जी टाइप्स ऑफ ER। तो ER की 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप के जो ER है उनको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो सेकंड टाइप के उनको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। अब देखिए स्टूडेंट, जो रफ है उनके लिए हम एब्रीवेशन यूज कर सकते हैं RER, और जो स्मूथ है उनके लिए हम एब्रीवेशन यूज कर सकते हैं SER। अब होता यह है कि ज्यादातर जो सेल्स हैं उनमें आपको RER भी मिलेंगे और SER भी मिलेंगे, यानी ज्यादातर सेल में ये दोनों टाइप्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं।
लेकिन ऐसा होता है स्टूडेंट्स के अगर फंक्शन के रेफरेंस से देखा जाए तो कुछ सेल में ऐसा है कि आर ई आर ज्यादा हो सकते हैं और कुछ में जो है वो एस ई आर ज्यादा हो सकते हैं। जैसा कि अगर हम एग्जांपल ले लें स्केलेटल मसल सेल्स की। अब जो स्केलेटल मसल सेल हैं उनके बारे में आपको पता है कि स्केलेटल मसल सेल का काम है कि वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के जरिए हमारी बॉडी में मसल की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करते हैं। और मसल की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए कैल्शियम नेसेसरी है। अब उस कैल्शियम को स्टोर करने के लिए वहां पे प्रेजेंट होते हैं स्पेशल किस्म के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, जिनको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, which are the types of SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपको ज्यादा मिलेंगे कहां पे जी? मसल सेल के अंदर। अच्छा, इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर आप गोनेड्स की बात करें, जो मतलब ह्यूमन के गोनेड्स हैं, टेस्टिस और ओवरीज, तो वहां पे क्योंकि कुछ स्टीरॉयड हार्मोन जो हैं उनकी प्रोडक्शन होनी होती है, और ये जो स्टीरॉयड हार्मोन की प्रोडक्शन है इसमें भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व है। और जब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसमें इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे ये SER की जो अमाउंट है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। अब देखिए स्टूडेंट, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं इनकी जो विजिबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए है, यानी आप इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अगर आप इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करें तो आपको टू टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हैं वो नजर आएंगे। फर्स्ट टाइप के जिनको आप RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, और सेकेंड टाइप के जिनको आप नाम देते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। अब देखिए स्टूडेंट, RER और SER इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये जो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब आपको नजर आ रहे हैं, इनको हम नाम देते हैं RER का। और इनको हम RER क्यों कह रहे हैं? उसकी रीजन ये है क्योंकि अगर आप इनकी सरफेस देखें तो इनकी सरफेस जो है दैट इज नॉट स्मूथ, बल्कि इनकी सरफेस जो है वो रफ होती है। और ये रफ सरफेस क्यों होती है जी? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, कि इनकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, और राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से हम इनको नाम देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स का। अब देखिए स्टूडेंट, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं ये न्यूक्लियस वाली साइड पे हैं, और अगर आप देखें तो न्यूक्लियस की जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस है उनके साथ इसका कनेक्शन बना हुआ है। और इनका जो यानी ये ओपन हो रहे होते हैं, इनका कनेक्शन बना होता है पेरीन्यूक्लियर स्पेस के साथ। तो यहाँ पे जो सिस्टर्नी की ल्यूमेन है और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की पेरीन्यूक्लियर स्पेस है उसका आपस में कनेक्शन बन जाता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं, अगर आप इनको देखें तो इनकी सरफेस आपको नजर आ रही है स्मूथ। एंड व्हाई देयर सरफेस इज स्मूथ? इनकी सरफेस जो है वो स्मूथ क्यों है? उसकी रीजन ये है क्योंकि राइबोसोम जो है इनकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट नहीं है। तो जब राइबोसोम इनकी सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होंगे तो इनकी सरफेस आपको स्मूथ नजर आएगी। और ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स के जो SER है ये आपको पेरिफेरल रीजन में मिलते हैं, यानी टुवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये SER प्रेजेंट होंगे। अब जरा देख लेते हैं स्टूडेंट, SER और RER इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, और साथ हम इनके फंक्शंस को भी डिस्कस कर लेंगे। अब देखें SER और RER इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो देखें स्टूडेंट, जो SER है उनकी जो सरफेस है वो आपको स्मूथ मिलेगी, और RER जो है उनकी सरफेस जो है दैट इज रफ। और SER में क्या होता है? राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, यानी उनकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। और जो RER है उनकी सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट है, तो राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से उनकी सरफेस जो है वो क्या है? रफ है। फिर अगर आप इनकी लोकेशन देखें तो जो RER है ये आपको इनर साइड पे मिलेंगे टुवर्ड द न्यूक्लियस, ये आपको नजर आएंगे। और जो SER है ये आपको कहां पे नजर आएंगे? ये आपको नजर आएंगे टुवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जबकि ये टुवर्ड न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन RER आपको नजर आएंगे। अब जरा
इनके कुछ फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो एस ई आर और आर ई आर इनका एक कॉमन फंक्शन है, और कॉमन फंक्शन क्या है कि दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, यानी ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। और ये मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब क्या है, क्योंकि ये एक पूरा नेटवर्क है जो कि एक्सटेंड कर रहा है फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये क्योंकि स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो अगर आप देखें तो साइटोस्केलेटन के साथ मिलके तो ये भी जो एस ई आर और आर ई आर दोनों ये क्या कर रहे हैं, ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस में हेल्प कर रहे हैं। अच्छा जी, अब एस ई आर का एक फंक्शन है कि एस ई आर बेसिकली इन्वॉल्व है इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स इन द लिवर। अब देखिए स्टूडेंट, जब भी कोई ड्रग यूज की जाती है या कोई पॉइजन आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है या पॉइजन आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है, तो उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए उस वो ड्रग जो है वो गुजरती है। जाहिर है जो भी हम फूड हम खाते हैं वो पहले आपको पता है कि ब्लड में चली जाएगी और ब्लड के जरिए वो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में से होती हुई पहले लिवर में जाती, और जैसे ही वो ड्रग या पॉइजन लिवर में जाता है तो वहां पर मौजूद हेपेटोसाइट्स जो होते हैं लिवर के, वो हेपेटोसाइट्स उनका काम ये होता है कि वो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं इन ड्रग्स की या पॉइजन की। अब देखिए स्टूडेंट, वो किस तरह से डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। बेसिकली ड्रग के अंदर जो फैट सॉल्युबल या लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, वो क्या करते हैं जी, उन सब्सटेंसेस को कन्वर्ट कर देते हैं वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में, ताकि वाटर में डिसॉल्व होके और उनको बॉडी से बाहर निकाला जा सके। अब होता यह है कि उसमें जाहिर है कुछ एंजाइम वगैरह जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो हेपेटोसाइट्स के अंदर जो डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए सरफेस एरिया ज्यादा रिक्वायर होता है, तो वो जो लार्ज सरफेस एरिया है वो इन एस ई आर की वजह से प्रोवाइड होता है, और उस लार्ज सरफेस एरिया के ऊपर डिटॉक्सिफिकेशन होती है इन हार्मफुल ड्रग्स की और पॉइजन्स की। अच्छा, इसी तरह से एस ई आर का रोल ये है कि दीज आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। ये लिपिड्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, और ये याद रखिएगा स्टूडेंट के बॉडी में जहां जहां लिपिड जो है, लिपिड फॉर एग्जांपल ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, इसी तरह से स्टीरॉयड है, ठीक है जी, और वैक्सेस है। तो इन तमाम की जो सिंथेसिस होती है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे होती है, एस ई आर की सरफेस पे। और एस ई आर की सरफेस पे बेसिकली कुछ ऐसे एंजाइम इन मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं जो क्या करते हैं, लिपिड्स की सिंथेसिस में हेल्प कर रहे होते हैं। अब प्लांट्स में आपको पता है कि वैक्सेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो प्लांट्स में वैक्सेस की सिंथेसिस के लिए ये एस ई आर जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। अच्छा जी, इसी तरह से दीज आर आल्सो इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप देख लें लिवर के अंदर जो एस ई आर प्रेजेंट है वो ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन में क्या कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि दीज आर इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इसी तरह से एस ई आर इन्वॉल्व है, दे स्टोर कैल्शियम +2। अब देखिए स्टूडेंट, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है कि ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं जो कि मसल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो मसल सेल के अंदर ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कैल्शियम को अपने अंदर क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। और ये जो कैल्शियम है ये टाइम टू टाइम, ये जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो थ्रू ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, कुछ चैनल होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, आयन चैनल, उनके जरिए ये कैल्शियम +2 मूव करके और बाहर आ जाता है, और जिसके बाद उस कैल्शियम को यूज किया जाता है फॉर मसल कंट्रैक्शन। अच्छा, इसी तरह से जो एस ई आर है, दीज आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द सेल और आउट ऑफ द सेल। देखिए, सेल के अंदर जब मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना होता है या सेल से बाहर किसी मटेरियल को निकालना होता है, तो उसमें फिर ये एस ई आर अपना रोल प्ले करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इसको जरा समझिएगा। फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन है
जो कि RER की सरफेस पे बनती है। और ये जो प्रोटीन है ये फिर यहां से इसको जो SER है वो क्या करते हैं, वो SER वेजिकल की फॉर्म में उसको क्या कर लेते हैं, पैक कर लेते हैं। और वो जो वेजिकल यहां बनते हैं उन वेजिकल को आप नाम देते हैं ट्रांसपोर्ट वेजिकल। तो इस तरह जो है, अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखें, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इनके अंदर कोई भी प्रोटीन आ जाए और ये यहां से कट हो जाए तो कट होने के बाद दे विल फॉर्म अ स्ट्रक्चर। ठीक है जी, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको आप वेजिकल कह सकते हैं। और उस वेजिकल के अंदर प्रोटीन वो इनक्लोज है और ये यहां से ट्रांसपोर्ट होके एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है सेल के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर यहां से इसने मूव करके गोल्जी बॉडीज तक जाना है तो ये मूवमेंट हो गई विद इन द सेल, यानी गोल्जी बॉडी तक ये चली गई। और इसी तरह देखें कि किसी मटेरियल को यहां से सेल से बाहर निकालना है तो उसमें भी इन्हीं SER का जो है वो क्या है जी, रोल है। अच्छा, इसी तरह से SER इन्वॉल्व होते हैं इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। ये नर्व इंपल्स, और नर्व इंपल्स आपको पता है न्यूरॉन के अंदर जो एक मैसेज कंडक्ट हो रहा होता है उसको हम कहते हैं नर्व इंपल्स। तो स्टूडेंट, जो नर्व इंपल्स होती है उसके ट्रांसमिशन में भी इनका रोल है। और ये किस तरह से रोल प्ले करते हैं देखें। एक तो हमने ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के बारे में पढ़ लिया कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये कैल्शियम स्टोर करते हैं। और मसल के अंदर जब भी मैसेज आता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के जरिए तो ये मैसेज आगे कंडक्ट हो रहा है इन्हीं के जरिए, क्योंकि ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कैल्शियम रिलीज करके और उस मैसेज को आगे तक पहुंचा देंगे, जिसके बाद मसल जो है वो कंट्रैक्ट करेगा। इसके अलावा अगर आप साइनेप्स में आ जाएं जहां नर्व इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मूव करती है तो वहां याद रखिएगा स्टूडेंट के ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं ये कुछ इस तरह के वेजिकल बनाते हैं। तो वो जो वेजिकल उस टाइम पे बनते हैं जिनके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं उनको कहते हैं प्री साइनेप्टिक वेजिकल या साइनेप्टिक वेजिकल। वो जो प्री साइनेप्टिक या साइनेप्टिक वेजिकल हैं उनके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं और वो जो न्यूरो ट्रांसमीटर हैं उनको बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है इन्हीं ER के जरिए। तो आप यूं कह सकते हैं कि ER जो है ये इन्वॉल्व है इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। अच्छा, इसी तरह से अगर हम RER की बात कर लें तो RER का जो सबसे मेन फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट के साथ साथ वो ये है कि दीज आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि इनकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम होते हैं और वो जो राइबोसोम है वो क्या करते हैं जी, वो प्रोटीन सिंथेसिस का रोल प्ले करते हैं। यानी जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो RER की सरफेस पे परफॉर्म होता है। तो स्टूडेंट, आज हमने एक सेल ऑर्गेनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस किया है और उम्मीद है कि ये टॉपिक जो है वो आप समझ चुके होंगे अच्छी तरह से। तो स्टूडेंट, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जो है मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज़।